गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 24 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा फिलीपींस। तो अभी फिलीपींस ये आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस के कमर्शियल प्रोडक्शन यानी कि व्यवसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। और ये इस तरह के जो चावल होते हैं ना उनमें विटामिन ए और बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में होता है। आपको पता है विटामिन ए की कमी से अंधापन, रतौंधी हो जाती है, तो ये उस कमी को दूर करने का काम करेगा। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ऐसे गरीब देश हैं, खासतौर पे अफ्रीकी देश ऐसे हैं जहां पे दूध दही वगैरह ये चीजें उनको नहीं मिलती है। वहां पे ज्यादातर लोग चावल खा के अपना पेट भरते हैं। तो इस तरह के चावल को बनाने का मकसद यही है कि उन्हें इसके थ्रू जरूरी जो पोषक तत्व हैं जैसे कि विटामिन ए वगैरह हो गया वो मिलता रहे। चलो आप तो ये प्रश्न का जवाब दो कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? फिलीपींस में है। और अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कटक उड़ीसा में है। देखो दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए काला नमक चावल महोत्सव ये कहां पे मनाया गया था? उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में। और अभी किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला था? मणिपुर के काले चावल को, ये याद रखना। और आपको याद होगा, चलिए आप बताइए किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा भी लगाया गया था? याद रखना, असम में। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है फिलीपींस की, तो ये रहा मैप में फिलीपींस। देखो उसकी कैपिटल होती है मनीला। यहीं पे आपको मिलेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। करेंसी है पीसो, प्रेसिडेंट है रोड्रिगो दुतर्ते। और फिलीपींस में भारतीय राजदूत कौन है? इंडियन एम्बेसडर शंभू एस कुमारन है। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में बैंक विद अ सोल इक्विटास ये जो बुक है इसको किसने लिखा है? डॉक्टर सी के गेरियाली ने। और अभी आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर है, क्या नाम है? दुव्वूरी सुब्बा राव, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है। बुक का नाम है बैंक विद अ सोल इक्विटास और इसे किसने लिखा है? डॉक्टर सी के गेरियाली ने। और ये जो डॉक्टर गेरियाली है ना, ये इक्विटास डेवलपमेंट इनिशिएटिव ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी है और इन्होंने इस बुक को लिखा है। बुक का नाम याद रखना, बैंक विद अ सोल इक्विटास। अच्छा, बीमल जालान का नाम आपको याद है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं ये। अभी इन्होंने एक बुक लिखी है द इंडिया स्टोरी नाम से। अमर्त्य सेन ये पहले भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। और अभी इन्होंने एक बुक लिखी है होम इन द वर्ल्ड नाम से। अमिताभ घोष की बात करेंगे तो द लिविंग माउंटेन नाम से बुक लिखी थी इन्होंने। देखो दो तीन नाम मैं आपको और बताऊंगा, वो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि शरण कुमार लिम्बाले। 30वां सरस्वती सम्मान मिला था इनको इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। और शरण से ही याद आएगा शरद पगारे। 30वां व्यास सम्मान मिला इनको इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और मोहन कृष्ण बोहरा 30वां बिहारी पुरस्कार मिला था इन्हें इनके उपन्यास तस्लिमा संघर्ष और साहित्य के लिए। क्या आप मुझे बता सकते हो 30वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे मिला था? तो याद रखना, सुमन चक्रवर्ती को। एक और नाम याद रखना, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार अभी किसे दिया गया? तो ये जीता है डेविड डायोप ने। ये फ्रांस के हैं और इनको इनके नॉवल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए ये पुरस्कार मिला। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए कि अभी हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को के द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है? तो आंसर होगा ग्वालियर और ओरछा को। तो अभी मध्य प्रदेश राज्य में ग्वालियर और ओरछा शहरों को यूनेस्को द्वारा अपनी हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट यानी कि ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 2011 में शुरू किया गया था। और वैसे मैं आपको बता दूं कि दक्षिण एशिया के 6 शहर पहले से इस परियोजना में शामिल हैं, जिनमें से 2 भारतीय भी हैं। कौन कौन से? अजमेर और वाराणसी। और अब ग्वालियर और ओरछा को दक्षिण एशिया के 7वें और 8वें शहर के रूप में शामिल कर लिया गया है। अच्छा, शामिल कर तो लिया गया, अब इसमें होगा क्या? तो यूनेस्को इन शहरों के प्रबंधन और विकास पर ध्यान देगा, उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सुधार पर ध्यान देकर के उन्हें विकसित करने का काम करेगा। और मैंने आपको बताया कि यूनेस्को की ये जो परियोजना है ये 2011 में विरासत और संस्कृति के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर में शुरू की गई थी। कब? 2011 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। देखो यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 1945 में। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस फ्रांस में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑद्रे उजाले।
अच्छा, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में 6 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया था। वो 6 भारतीय स्थल कौन कौन से हैं? वाराणसी का गंगा घाट, तमिलनाडु का कांचीपुरम मंदिर, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और लमेता घाट, महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला और हीरे बेंकल मेगालिथिक साइट जो कि है कर्नाटक में। तो ये 6 भारतीय स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया था। और अभी कल ही तो हम लोगों ने पढ़ा है। अभी बताओ यूनेस्को ने किसको विश्व विरासत सूची से हटा दिया है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आंसर होगा लिवरपूल। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि अभी ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थल की डेंजर सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी, ये है कहां पे ग्रेट बैरियर रीफ? ये ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगी। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। इसी को विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार या पानी का बगीचा भी कहा जाता है। अच्छा, भारत में टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? 38 हैं। 38 में 30 तो सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित स्थल है। और कौन सा है वो? एक कंचनजंगा। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया, यानी कि एथिक्स कमीशन का चेयरपर्सन चुना गया है? तो आंसर होगा बान की मून। आप जानते हो ना इन्हें, बान की मून को। ये यूनाइटेड नेशन के पूर्व डायरेक्टर जनरल थे और अभी इन्हीं को एक बार फिर से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुन लिया गया है, यानी कि रीअपॉइंट किया गया है आप कह सकते हो। और कितने सालों के लिए? अगले 4 सालों के लिए। और ओलंपिक से तो कल ही हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा था कि ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य ये क्या बन गया है। तो पहले जो था ना उसमें बस एक हमने शब्द जोड़ दिया। और पहले क्या था? लैटिन भाषा में बात करेंगे तो सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, उसमें एक शब्द हमने जोड़ दिया जिसको बोलते हैं कॉम्युनिस। और इसे इंग्लिश में ही बोलेंगे तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, ये तो पहले से था। इसमें हमने टुगेदर फिर जोड़ दिया। और आपको बता दूं, बान की मून ने ही ये प्रस्ताव रखा था कि इसमें ये बदलाव किया जाए। तो ये आपको याद होना चाहिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी थॉमस बक ये यूनाइटेड नेशन के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं। और नागोजी ओंकोजो-इवेला ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है। बता सकते हो किस देश की है ये नाइजीरिया की है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बता सकते हो कहाँ मिलेगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में मिलेगा। बाकी मोहम्मद शाहिद, ये नाम इंपॉर्टेंट है। 2 कारण से इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा आपको। एक तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76th सेशन के अध्यक्ष बन गए, ये तो आपको मैं कई बार बता चुका हूं। है कौन ये? कहां से हैं? कहां से आते हैं ये लोग? ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं और अभी ये भारत की यात्रा पर है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 2-3 कारण हो गए जिसकी वजह से इनका नाम आपको याद रखना है। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब दो। अभी WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बन गए हैं और इन्होंने स्थान किसका लिया था? हमारे जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन। वैसे अभी स्वास्थ्य मंत्री कौन बन गए हैं? मनसुख मांडविया बन गए हैं। तो WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ हैं। और ये कहां से हैं? ये केन्या से हैं। और केन्या की कैपिटल क्या होती है? नैरोबी होती है। चलो बताओ, नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर है? और केन्या से एक महिला का नाम अभी काफी न्यूज में था, मार्था कूम। ये केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है, तो उनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। मैंने आपसे प्रश्न क्या पूछा अभी? हाँ, नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर है? ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। देखो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? वैसे 23 जून 1894 में। इसीलिए तो हम 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में मनाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर लुज़ेर्न, स्विट्जरलैंड में मिलेगा और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। और पहले ओलंपिक गेम्स कहां पे हुए थे? एथेंस में हुए थे, ग्रीस की कैपिटल एथेंस में, 1896 में। और आपको अभी बताना है 2032 में जो समर ओलंपिक होंगे कहां पे होंगे? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, याद रखना। एक और नाम आप याद रखो, मोहम्मद यूनुस का नाम। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से अभी इनको सम्मानित किया गया है। ये नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। बढ़ते हैं आगे। और देखिए गाइस, मैं पूरा दिल से आप लोगों के लिए लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। पूरा दिल से आप लोगों को चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पुराना आपको साथ के साथ रिवाइज करा सकूं। मुझे ये तो नहीं पता आप लोगों को लेक्चर कैसा लग रहा है, लेकिन अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, ये वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद मिलती है, तो एक छोटी सी मदद सिर्फ वीडियो की भी कर देना। इसको शेयर जरूर कर देना। वीडियोस को रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो सारी मेहनत बेकार चली जाती है, बहुत बुरा लगता है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसे शेयर जरूर करना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे,
अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करना, और हाँ, अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करना, अपना रेस्पॉन्स जरूर देना बस। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए ये मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को शुरू किया है। इसमें क्या होगा, उसमें इस तरह के बच्चों को 18 साल की उम्र तक उनका भरण पोषण करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। कितने रुपए की? 4,000 रुपए प्रति महीना। उसके अलावा उनको मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी। और अगर वो बच्चे बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, तो जब उनकी शादी होगी तो शादी के समय 1,01,000 रुपए की उनको सहायता राशि दी जाएगी। बाकी अभी राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू की थी। मध्य प्रदेश ने अंकुर योजना शुरू की, पंख योजना इन्होंने शुरू की थी। अभी हमने पढ़ा था तेलंगाना ने दलित बंधु योजना शुरू की है, जिसमें वो गरीब परिवारों को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे। बाकी देखो, बात उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में यूपी। कैपिटल इसके लखनऊ है, और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। लखनऊ आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र किसका? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा बताइए, अभी भारत के किस नगर निगम ने देश में पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया था? तो आंसर होगा गाजियाबाद। और अभी ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने जीता। अभी उत्तर प्रदेश ने ही सस्ती किराया आवास योजना शुरू की थी, अनूठी उपहार योजना शुरू की थी। अभी उत्तर प्रदेश के झांसी में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुड़ महोत्सव, जिसको जेगिरी महोत्सव भी बोलते हैं, ये मनाया गया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में केला महोत्सव मनाया गया था, और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया था। अभी उत्तर प्रदेश ने भारत का पहला एफपीओ पोर्टल भी लॉन्च किया। एफपीओ मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। और उत्तर प्रदेश ने जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया। और इसके लोगो में जो बर्ड है ना, वो सारस क्रेन है। याद रखना, सारस क्रेन उत्तर प्रदेश की स्टेट बर्ड है। वैसे यहाँ का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। राजकीय फूल है पलाश का, और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। और अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदल के क्या कर दिया गया? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, द स्ट्रेंजर इन द मिरर ये किसकी आत्मकथा है? तो आंसर होगा राकेश ओम प्रकाश मेहरा। तो ये फिल्म निर्माता है राकेश ओम प्रकाश मेहरा, और इन्होंने अपनी आत्मकथा द स्ट्रेंजर इन द मिरर की घोषणा की है। तो ये फिल्म निर्माता है राकेश ओम प्रकाश मेहरा, और इन्होंने अपनी आत्मकथा द स्ट्रेंजर इन द मिरर को लॉन्च करने की घोषणा की है। इन्होंने इस बुक को, इस अपनी आत्मकथा को किसके साथ मिलकर के लिखा है? प्रसिद्ध लेखिका रीता राममूर्ति गुप्ता के साथ मिलकर के लिखा है। और ये जो राकेश ओम प्रकाश मेहरा हैं, ये रंग दे बसंती, दिल्ली 6, भाग मिल्खा भाग, और अभी हाल ही में रिलीज हुई तूफान जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। बाकी कौशिक बसु इंपॉर्टेंट नाम है ये। 2 क्वेश्चन मैं आपको इनके नाम से बताऊंगा, अभी करंट अफेयर्स में ही रहे थे इनका नाम। एक तो अभी इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम नई दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी, और अभी इनको एक अवार्ड भी मिला था, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। इस कारण से 2 बार इनका नाम न्यूज में था। बाकी नीना गुप्ता, अभी इनकी ऑटोबायोग्राफी आई है सच कहूं तो नाम से। और सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए? तो आंसर होगा ओलिवर डायमेन। तो इनकी उम्र कितनी है? 18 साल। 18 साल के हैं ये ओलिवर डायमेन, और ये दुनिया के सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री बन गए हैं। ये अभी 20 जुलाई को अमेजन के जो मालिक है ना, जेफ बेजोस, उनके साथ उनकी स्पेस कंपनी जो है ब्लू ओरिजिन, उसमें उनके साथ गए थे। अच्छा देखो, ये तो सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। इनके साथ एक और यात्री गए थे जिनका नाम है वैली फंग, और वे अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति बन गए हैं। उनकी उम्र है 82 ईयर। ये टोटल 4 लोग गए थे। 2 तो मैंने आपको बता दिए, ओलिवर डायमेन जो सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए, वैली फंग जो सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति बन गए अंतरिक्ष में जाने वाले, एक खुद जेफ बेजोस हो गए, और एक उनके भाई हैं मार्क बेजोस। ये 4 व्यक्ति गए थे। और अंतरिक्ष में जाने से आपको याद आएगा, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, जो अरबपति बिजनेसमैन सर रिचर्ड ब्रेनर, वो भी अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे, और उनके साथ सिरिशा बांदला भी गई थी। और इस प्रकार वे भारतीय मूल की दूसरी महिला बनी थी। पहली थी कल्पना चावला। अच्छा, आप तो ये बताओ, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? यूरी गागरिन है। वे यूएसएसआर से थे।
और जिस रॉकेट से वो गए थे उसका नाम था वोस्टोक रॉकेट। कब गए थे वो? 12 अप्रैल 1961 में। और यही तो कारण है कि हम हर साल 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, हिंदी में बोलेंगे तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं 12 अप्रैल को ही। तो यहां से आपको ये याद रखना है, दो नाम याद रखने हैं एक्चुअली, एक तो ओलिवर का जो सबसे युवा बन गए और एक वेली फंक का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए अंतरिक्ष में जाने वाले। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 जुलाई को। तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ये हर साल 23 जुलाई को रेडियो के सम्मान में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन यानी कि 23 जुलाई 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से देश में पहली बार रेडियो प्रसारित किया गया था। अच्छा, ब्रॉडकास्टिंग से आपको याद आएगा एक और डे, एक होता है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, वो मनाते हैं हम 12 नवंबर को। अच्छा, वैसे 23 जुलाई से याद रखना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की भी जयंती होती है 23 जुलाई को ही। उन्हें लोकप्रिय रूप से स्वराज के पिता के रूप में जाना जाता था। और 22 जुलाई को हम वर्ल्ड ब्रेन डे के रूप में मनाते हैं, विश्व मस्तिष्क दिवस। उसकी थीम थी स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है और आप लोग जानते हो जब भी इंपॉर्टेंट डे का क्वेश्चन आता है हर बार उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डे मैं आपको रिवाइज कराता हूं। तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा। आज 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में खुद लिखने की कोशिश करो, क्योंकि पूरा जुलाई का महीना हो गया, हर बार मैंने आपको रिवाइज कराया है। अब खुद से कोशिश करो और देखो कि आपको कितने डे याद है। आपको याद होना इंपॉर्टेंट है। और फिर कहां आप अटकते हो, खुद की कमी को पकड़ो और उसे दूर कर लो। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने पैरों में चल रहे पैरा स्पोर्ट कप में विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा रूबीना फ्रांसिस ने। तो मध्य प्रदेश की निशानेबाज हैं ये रूबीना फ्रांसिस, जिन्होंने अभी पैरों में चल रहे पैरा स्पोर्ट कप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक्चुअली में इन्होंने महिलाओं के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है और इस तरह से इन्होंने तुर्की की आयसे गुल का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या नाम है? रूबीना फ्रांसिस। तो याद रखना, पूछा जाए कि रूबीना फ्रांसिस का संबंध किससे है तो ऐसे भी प्रश्न याद रख लिया करो, निशानेबाजी से है, शूटर हैं ये। बाला देवी का संबंध किससे बताओ? फिर कल ही तो पढ़ा इनके बारे में, फुटबॉलर हैं ये। और अभी वार्षिक जो AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड्स 2020-21 जो वितरित किए गए, जो उसकी अभी घोषणा की गई, उसमें वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बाला देवी को, जबकि मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड के लिए चुने गए संदेश जिंगम और मनीषा कल्याण और सुरेश वांगजम, इनको इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का खिताब दिया गया। अच्छा देखो, निशानेबाजी से आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले ही ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 जो चल रहे थे क्रोएशिया में, उसमें भारत ने 4 मेडल जीते थे और 4 मेडल के साथ भारत 10वें स्थान पर रहा था। और 4 मेडल में से एक गोल्ड मेडल था जो जीता था रानी सरनोबत ने। भारत तो 10वें स्थान पे था, पहले स्थान पे कौन था? रशिया। अब आपके माइंड में देखो एक प्रश्न आना चाहिए, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? म्यूनिक जर्मनी में है। तो याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में DRDO ने आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आपसे पूछा जा रहा है ये किस तरह की मिसाइल है? तो याद रखना ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और अभी DRDO ने अपनी नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये है आकाश NG, यानी कि NG मतलब न्यू जनरेशन। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कहां से परीक्षण किया गया? उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं अभी DRDO ने ही स्वदेशी रूप से विकसित कम वजन फायर एंड फॉरगेट मेन पोर्टेबल एंटीटेक गाइडेड मिसाइल, इसका भी सफल परीक्षण किया। देखो DRDO मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो गया। इसके अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी हैं। और इसका मोटो क्या होता है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम। DRDO दिवस कब मनाते हैं? 1 जनवरी को। अच्छा चलिए बताइए अभी देश का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है? तो आंसर होगा इसका इंद्रजाल है। इसे किसने बनाया? हैदराबाद की ग्रीन रोबोटिक्स ने। और अभी DRDO ने तो पिनाका का सफल परीक्षण किया था। पिनाका एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। उसके अलावा DRDO ने अभी निर्भया मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। निर्भया मिसाइल ये कैसी मिसाइल है? ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल है।
और डीआरडीओ ने बनाया है शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। अभी डीआरडीओ ने सीआरपीएफ के जवानों के लिए रक्षिता नाम से एक बाइक एम्बुलेंस भी तैयार की थी, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी ताइवान नाम का उपयोग करते हुए ताइवान की सरकार किस देश में अपना पहला कार्यालय स्थापित करेगी? तो आंसर होगा लिथुआनिया में। तो ताइवान नाम का उपयोग करते हुए ताइवान की सरकार लिथुआनिया में अपना पहला कार्यालय स्थापित करेगी। एक्चुअली में क्या है, जो चाइना है वो ताइवान को उसी का एक हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। और इसीलिए अब ताइवान ने अपने नाम से पहला कार्यालय स्थापित किया है, क्योंकि ताइवान दुनिया भर में अपनी राजनयिक उपस्थिति को मजबूत करना चाहता है। तो याद रखना, ताइवान की सरकार ने ताइवान नाम का उपयोग करते हुए अपना पहला कार्यालय कहां पे स्थापित किया? लिथुआनिया में। अच्छा, ताइवान की बात करें तो इसकी कैपिटल होती है ताइपे, और ताइवान डॉलर करेंसी हो गई। अच्छा, ताइवान ये किस द्वीप पर स्थित है? फार्मोसा द्वीप पर। और बात करेंगे अगर लिथुआनिया की, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी कैपिटल क्या होती है? विल्नियस होती है। अच्छा चलिए बताइए, लिथुआनिया ये क्या बाल्टिक कंट्री है, देश है? तो आंसर होगा यस। और कौन कौन से देश बाल्टिक देश हैं? 3 देश हैं टोटल। एक तो है ये लिथुआनिया, एक एस्टोनिया है, एक लातविया है। एस्टोनिया तो भी न्यूज में भी था, इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी कौन? काजा कलास। तो बाल्टिक देश भी अब आपको याद रहेंगे ना, कौन कौन से देश हैं? एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया। और एक बार फिर से बुक वाला प्रश्न आ गया कि अभी हाल ही में पेल्लेकु पट्टाभिषेकम, ये जो बुक है इसको अभी लॉन्च किया गया, इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है यालमंग चिली शिवाजी ने। और अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है और इसे पूर्व सांसद यालमंग चिली शिवाजी ने लिखा है। ये जो बुक है ये ग्रामीण भारत और कृषि पर आधारित है। बाकी अशोक चक्रवर्ती द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी नाम की बुक को लिखा। धवल कुलकर्णी नाथुराम गॉडसे द स्टोरी ऑफ गांधी एसेसिन नाम की बुक को लिखा। और थुम्मेती राघुथमार रेड्डी टेरेस गार्डन मिड डे टोटा नाम की बुक को इन्होंने लिखा था। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था? अभी मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा वैदेही डोंगरी ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं और रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है आपको, ये आपकी जिम्मेदारी समझे आप लोग। हाँ,